नमस्कार, आप सभी का स्वागत है TV7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं TV7 भारत के इस विशेष कार्यक्रम में। तो ज्यादा वक्त जाया न करते हुए सीधे रुख करेंगे मुद्दे की ओर। सवाल ये है कि क्या देश की पूरी जेनजी वाकई जनरेशन गटर है? क्या एक सांसद को करोड़ों युवाओं के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए, या फिर वो सांसद जो कंगना रनौत है जिनकी बात की जा रही है, उन्होंने वही कहा है जिसके कहने से बाकी लोग बचते हैं। एक बयान जिसने सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक बहस छेड़ दी है। अब सवाल सिर्फ कंगना के शब्दों का नहीं, बल्कि उस सोच का भी है जो आज की युवा पीढ़ी को लेकर बनाई जा रही है। आखिर पूरा विवाद क्या है? क्यों इस बयान पर राजनीति गर्मा गई है? तो आज चर्चा एक ऐसे ही बयान पर होगी जिसने देश की सबसे बड़ी आबादी यानी युवाओं को बहस के केंद्र में ला दिया है। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने जेनजी को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक विवाद खड़ा कर दिया। कंगना ने जनरेशन गटर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि आज की युवा पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा पढ़ाई और जिम्मेदारियों से ज्यादा दिखावे, सोशल मीडिया और गलत जीवन शैली की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ लोगों के व्यवहार के आधार पर पूरी पीढ़ी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? यही सवाल अब राजनीतिक भी हो गया है। हिमाचल प्रदेश में छात्रों ने कंगना के बयान का विरोध किया है। कई छात्रों ने कहा है कि एक सांसद से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की जाती। उनका कहना था कि अगर कुछ युवाओं में समस्याएं हैं तो समाधान की बात होनी चाहिए, लेकिन पूरी पीढ़ी का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि साथ में यह भी कहा गया कि कंगना के समर्थकों ने कहा कि उन्होंने पूरी जेनजी को नहीं बल्कि एक खास सोच और सोशल मीडिया संस्कृति की आलोचना की है। अब आप समझिए कि यहां पर कंगना रनौत के समर्थक तो लगातार यही बोल रहे हैं कि भैया इन्होंने आपको नहीं बोला है, सारे जेनजियों को नहीं बोला है, इन्होंने केवल बोला है उस सोच को जो यहां पर बंटवारे की कोशिश कर रही है। इन्होंने बोला है उस सोच को जो यहां पर अलग करने की बात कर रही है। उनका दावा है कि आज सोशल मीडिया की लत, रील संस्कृत, ऑनलाइन ट्रेंड और दिखावे की जिंदगी ने युवाओं को वास्तविकता से दूर कर दिया है। और ऐसे में अगर कोई इस पर सवाल उठाता है तो उसे गलत क्यों माना जाए? यहीं से बहस दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक पक्ष की बात हमने आपको बताई, दूसरा पक्ष कहता है कि आलोचना नहीं बल्कि सामान्यकरण है। भारत की यही जेनजी यूपीएससी पास कर रही है, भारत की यही जेनजी स्टार्टअप खड़े कर रही है, भारत की यही जेनजी सेना में भर्ती हो रही है, विज्ञान, खेल और तकनीक में देश का नाम रोशन कर रही है। करोड़ों मेहनती युवाओं को जनरेशन गटर कहना उनकी उपलब्धियों का अपमान है। और सुनिए, ये विवाद यही नहीं रुका। आपको बता दें कि पार्टी नेताओं ने कहा कि भाजपा सांसद ने देश के युवाओं का अपमान किया है और ऐसी भाषा लोकतांत्रिक राजनीति की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, उसके खिलाफ है। कई जगह शिकायतें भी दर्ज कराने की मांग उठी। हालांकि भाजपा की ओर से इस मुद्दे पर कोई औपचारिक बड़ा बयान नहीं आया, लेकिन पार्टी के समर्थकों का कहना है कि कंगना ने केवल सामाजिक गिरावट पर चिंता जताई है और उनके बयान को संदर्भ से काटकर पेश किया जा रहा है। भाई साहब, और यहां एक और सवाल उठता है कि क्या आज की राजनीति में बयान पहले दिए जाते हैं और सफाई बाद में आती है? क्योंकि विवाद बढ़ने के बाद कंगना ने भी कहा कि उनके फिल्मी किरदारों और निजी विचारों को अलग अलग देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट करने की कोशिश की कि उनका निशाना पूरी युवा पीढ़ी नहीं थी, लेकिन राजनीति में अक्सर पहला बयान ही सबसे ज्यादा असर छोड़ता है। असल मुद्दा यह भी है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े युवा देशों में शामिल है। देश की आबादी का बड़ा हिस्सा 35 साल से कम उम्र का है। यही युवा चुनावों में निर्णायक मतदाता भी है। ऐसे में जब कोई जनप्रतिनिधि पूरी पीढ़ी पर टिप्पणी करता है तो उसका राजनीतिक असर होना स्वाभाविक है। और इस विवाद ने एक और बहस को जन्म दिया है कि क्या नेताओं और युवाओं के बीच संवाद की दूरी बढ़ती जा रही है। एक और युवा कहते हैं कि उन्हें बिना समझे जज किया जाता है। दूसरी ओर समाज का एक वर्ग मानता है कि डिजिटल संस्कृति ने युवाओं की प्राथमिकताएं बदल दी हैं। सवाल ये भी है कि क्या सोशल मीडिया पर सक्रिय होना
किसी व्यक्ति के चरित्र का पैमाना बन सकता है? क्या कुछ वायरल वीडियो देखकर पूरी पीढ़ी पर फैसला सुनाया जा सकता है? क्योंकि हर पीढ़ी के सामने अपनी चुनौतियां रही हैं। कभी टीवी को बिगाड़ने वाला माध्यम कहा गया, फिर मोबाइल फोन पर सवाल उठे और अब सोशल मीडिया पर बहस हो रही है। लेकिन हर दौर में उसी पीढ़ी ने देश को आगे भी बढ़ाया है। तो क्या आज की जेनजी भी उसी बदलाव का हिस्सा है जिसे पुरानी पीढ़ियां आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रही हैं? या फिर वास्तव में युवा संस्कृति में ऐसा बदलाव आया है जिस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए? और यही आज की सबसे बड़ी बहस है कि क्या कंगना रनौत ने कड़वा सच कहा या फिर उन्होंने करोड़ों युवाओं को एक ही तराजू में तौलकर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है? इसी सवाल पर आज की बड़ी बहस होगी। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा के प्रवक्ता राघवेंद्र जी और राजनीतिक विश्लेषक आदित्य जी। आप दोनों का स्वागत है TV7 भारत पर। आपको आवाज आ रही है मेरी दोनों को? चलिए ठीक है, आपकी आवाज आ रही है, बेहतरीन आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। चलिए राघवेंद्र जी, सीधा आपकी तरफ बढ़ता हूं। राघवेंद्र जी, सवाल मेरा ये है कि कंगना रनौत के इस बयान के बाद कांग्रेस काफी ज्यादा जो है उचकती हुई नजर आ रही है, काफी ज्यादा हलचल करती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस का तो काम ही है उछलना। कांग्रेस पूरे देश का जनाधार कुल मिला के खत्म कर चुकी है। सरकार के किसी भी पायदान पर या सरकार के किसी भी विषय पर उसको कितनी प्रमुखता से, वो कितनी सजगता से लेती है, ये सोचने का विषय है। क्योंकि जहां तक सांसद कंगना जी को लेकर जिस तरह का वो बयान है, इस बयान को कांग्रेस तोड़ मरोड़ कर परोस रही है जी। मैं एक तरफ ये कहना चाहता हूं कि अगर अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी संसदीय भाषाओं को छोड़ दें, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं होता कि हम राष्ट्र विरोधी नारे लगाने लगे, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी भी देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जिनको देश का 134 करोड़ जनमानस का निर्वाचन किया हुआ प्रधानमंत्री, उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जाए, उनकी माता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जाए। अभिव्यक्ति की आजादी इस बात की आपको छूट नहीं देती है कि इस देश के अंदर ऐसे पूज्य संत जिन पर करोड़ों लोगों की आस्था हो, उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की जाए। तो ये बयान सिर्फ तोड़ मरोड़ के सबके साथ में जोड़ना, ये कांग्रेस की जो है तुच्छ मानसिकता का ये प्रतीक है। और मैं तो यही कहूंगा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं उन माँ बाप से आपके चैनल के माध्यम से भी जो है ये आग्रह करना चाहता हूं कि हम अपनी युवा पीढ़ी को किस तरफ ले जा रहे हैं। अगर विषय पेपर लीक कर था तो उस पर विषय पे चर्चा हो सकती थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, संवेदनशील प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आकर उन विद्यार्थियों को भी माफ किया जो कहीं ना कहीं उस आंदोलन का एक हिस्सा थे और परीक्षार्थी थे। लेकिन उस भीड़ के अंदर 2,500 से 3,000 अपराधियों को शामिल करना, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को शामिल करना और फिर इस तरह की बयानबाजी कराना, अगर इस पर कंगना जी ने कोई बयान दिया है तो निश्चित रूप से वो गटर छाप लोग थे जिन्होंने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र टिप्पणी की, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अभद्र टिप्पणी की, जिन्होंने प्रेमानंद जी जैसे महान संत, जिनका तो शायद समाज से 1 रुपए का लेना देना भी नहीं है, सिर्फ वो समाज को अच्छा देना चाहते हैं, ऐसे प्रेमानंद जी महाराज के लिए अगर अभद्र टिप्पणी की है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ ये अगर वार्ता आई है तो मैं इससे सहमत हूं। ठीक है आदित्य जी, अभी अजीत डोभाल साहब जो हैं, उन्होंने एक सम्मान समारोह में कहा था, उन्होंने भी खास तौर पर भारत के युवाओं के लिए ही बोला था कि अगर आप इस देश में रह रहे हो तो आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करोगे। ये सारी बातें कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर हुई थी। उन्होंने जितना उपद्रव वहां मचा था उसको लेकर बोला था अजीत डोभाल साहब ने कि अगर आपको आज़ादी मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है, फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप जो जी में आए वो करोगे, फ्रीडम का मतलब एक जिम्मेदारी भी होती है। उसके बाद कंगना रनौत का ये बयान आता है जिसमें उन्होंने साफ तौर से बाद में ये स्पष्ट भी किया गया कि ये सबको नहीं बोला गया, जेंजी सारे जेंजियों को गटर नहीं बोला गया, ये उनको बोला गया जो सच में गंद फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है? देखिए, पहला मैं आपको एक ताजुब की बात बताऊं अंकुर जी कि पाकिस्तान के जो ISPR के हेड है वो भी यही कह रहे थे कि विथ एवरी राइट देयर इज एन ऑब्लिगेशन। अभी वो उनके हिसाब से अलग होगा, मगर वही हमारे डोभाल साहब भी कह रहे हैं। और इंग्लिश में एक डिक्टम है, देयर इज नो एब्सोल्यूट फ्रीडम। फ्रीडम की एक परिसीमा होती है।
एक दायरा होता है। और दूसरा चीज मैं कहना चाहता हूं, ये गालियों का सिलसिला कहां से शुरू हुआ। मुझे अभी भी याद है कि सौरभ दास ने कहा था कि हम जेनजी ऐसे ही हैं, हल्के बोलते हैं, मजाक में बोलते हैं, मजाक में गालियां बोलते हैं, तो आपका खून खून और मेरा खून पानी। ये तो मैं पूछना चाहता हूं। ओके। और दूसरी चीज जो है, कंगना रनावत जी की मैंने भाषण सुनी, उन्होंने इस शब्द का यूज किया, कुछ लोग सम का यूज किया है। और आपको यह भी याद दिला दूं कि जब गोडसे ने गांधी जी का हत्या की, 3000 ब्राह्मणों का हत्या किया गया था, जो सिर्फ नाथुराम गोडसे उसके कारण करता थे, मगर पूरा कौम को मरवाया गया, सिखों के कौम को मरवाया गया। कि इसके पहले केरल में छात्रों के ऊपर वाटर कैनन बरसाया गया। तो देखिए, और मैं आपको और भी बता दूं, ऐसे भी राजनेता है जो हलकट और हरामखोर के भाषा उन्होंने उपयोग किया है। चाय वाला का आपने भाषा उपयोग किया है, आपने मौत की सौदागर, इसका ये ऐसे भाषा आपने उपयोग किया है। आप दूध के धुले नहीं हो, आप भी उसी में शामिल हो। और कंगना जी का जो कॉन्टेक्स्ट है, मैंने जब स्पीच सुना तो क्लियरली है कि सम, कुछ लोग, और ये सही भी है एक तरह से, क्योंकि उस पूरी जो क्राउड थी जंतर मंतर में, उसमें असामाजिक तत्व थे, उसमें चार्ज शीटर्स थे, उसमें गाली गलौज देने वाले थे। और जो अभिजीत दिपके ने अंडरटेकिंग दी थी कि इस जंतर मंतर में हम असामाजिक तत्वों को आने नहीं देंगे, जब हो तो एक असामाजिक तत्व जो है आपके पूरे जो प्रदर्शन है उसका नाम खराब कर देता है, और उसका उत्तरदायित्व आप ही को लेना पड़ेगा। मैं अभी भी मानता हूं कि जेनजी के हर कोई छात्र या हर कोई बच्चा बच्ची ऐसा नहीं है, मगर जिन लोगों को आपने आने दिया, जो आपने आपके अंडरटेकिंग जो आपने दिया था, आपने उसकी उल्लंघन की, तो उसका परिणाम भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो हर जगह में ये डिक्टम साफ है, ये वचन साफ है कि विथ ऑल राइट्स कम्स ऑब्लिगेशंस। और जब आप दोनों के साथ में जाते हो, तब ही आप कुछ भी बोल सकते हो, तब ही आपको राइट होता है। चलिए ठीक है आदित्य जी। राघवेंद्र जी, अभी आदित्य जी ने कुछ कांग्रेस की बातें बताई तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि ये बात तो कॉकरोच जनता पार्टी की ही चल रही थी, उसी प्रोटेस्ट की चल रही थी। अगर हम पेपर लीक की बात करें, जहां पे कांग्रेस का शासन है, वहां पे तो सोशल मीडिया पर अपनी राय अपलोड करने के लिए सोशल मीडिया उनका बैन कर दिया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये कांग्रेस कौन सी दोहरी राजनीति कर रही है? देखिए, कांग्रेस का चेहरा कुछ और है, इनके चाल चरित्र को देश ने देखा है जी। और देश 1947 में आजाद जरूर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूं कि आजादी सचमुच में, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट, पहली बात जब ये कहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, क्या वो प्रधानमंत्री के योग्य थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? पहली बात तो ये वहीं से गड़बड़ है कि पूरे इनका चाल चरित्र पूरा देश जान चुका है कि ये कहेंगे कुछ। आज पंजाब के अंदर जिस तरह से पेपर लीक हुआ, तो क्या कांग्रेस उसने अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया क्या? सरकार से जवाब लिया क्या? कहीं नहीं। लेकिन इनके चाल चरित्र को चूंकि पूरा हिंदुस्तान जान चुका है, जिस देश के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान और 2 संविधान जैसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर इन्हीं के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। उन्होंने ये बताने का काम किया कि एक देश के अंदर एक संविधान, एक विधान और एक प्रधान की व्यवस्था की जाएगी। जिनका चरित्र ही दोहरे चरित्र मापदंड का है, तो निश्चित रूप से देश का जनमानस ये देख रहा है। जहां एक और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां पर इन राजनीतिक दलों में उसका श्रेय लेने की होड़ मात्र एक थी। और जब राहुल जी को कहीं मौका नहीं मिला, तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का आवाज सुन लिया, उसके घर के बाहर धरने पे बैठ गए। इस पूरे ड्रामे को पूरा देश देख रहा है और देश इन बातों को जानता है। तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि निश्चित रूप से वहां पर कुछ छात्र रहे होंगे, नीट परीक्षा के छात्र संख्या में रहे होंगे, लेकिन इसका वातावरण बिगाड़ने का जो काम किया उन अपराधियों ने किया, इन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने किया। और जेन जी, जिससे कांग्रेस जोड़कर पूरे युवाओं को संदेश देने का काम कर रही है, तो कम से कम कांग्रेस के लोग बाहर निकले,
आए कानपुर में, मैं मिलाता हूँ हमारे यूपीएससी के परीक्षार्थियों से मैं मिलाता हूँ, मैं जो है तमाम सीपीएमटी एमबीबीएस तमाम ऐसे परीक्षार्थियों को मैं आपसे मिलाता हूँ जिनको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। और ये केवल आपत्ति खड़ी करने का प्रयास अगर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विद्यार्थियों को माफ किया है, उन अपराधियों को तो सुप्रीम कोर्ट भी माफ करने के मूड में नहीं है। तो ये निश्चित रूप से मानिए कि वो दोषी हैं और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि मां भारती को कोई अपमानित करेगा, अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि देश की सरकार में बैठा प्रधानमंत्री जो विश्व का लोकप्रिय प्रधानमंत्री है उसके खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी करेगा तो निश्चित रूप से वो दंड का भागीदार होगा। ठीक, आदित्य जी, अभी राहुल गांधी आजकल जेनजी बच्चों के काफी ज्यादा परम मित्र बनते नजर आ रहे हैं। वो ट्वीट कर रहे हैं कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूं, मैं खुद एक छात्र हूं। क्या लगता है राहुल गांधी क्या सीख रहे हैं उन बच्चों से? अब राहुल गांधी का क्या किया जाए, वो तो जहां बोलने का मौका मिले, जहां अनब शनब करने का मौका मिले वहां चले जाते हैं। बेगाने के शादी में अब्दुल्ला बेगाना, है ना, वो कोई है ना कहावत। हाँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जी, इनका व्यवहार ऐसा ही रहा है। इसको ज्यादा हमें बात नहीं करना चाहिए। उनको जहां पे भी टीआरपी मिल जाए वहां चले जाएंगे। मुद्दा क्या है, वजूद क्या है? आज मुद्दा भी नहीं है, वजूद भी नहीं है, तो ऐसे ही करेंगे ना कि बच्चों जैसे, जब बच्चों के पास कुछ मुद्दा नहीं होता है तो चॉकलेट देने के बाद भी रोते हैं। अच्छा, लेकिन बात तो ये भी सही है कि पहले राम मंदिर पर जाने की कोशिश की। ये वही कांग्रेस है, जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था, जब राम मंदिर बनाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब ये कांग्रेस आगे बढ़कर नहीं आया। कांग्रेस ने केवल इतना बोला कि भैया कोर्ट जो फैसला लेगा हम मंजूर कर लेंगे, लेकिन समर्थन में नहीं आया। कांग्रेस ने उस मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपने पक्ष से मंदिर ना बने इसके लिए 25 वकील खड़े किए थे। चलिए, 25 वकील भी खड़े किए थे, लोग जानते हैं। अब सोचिए आदित्य जी, सोचिए कि जब कैमरा और माइक आ जाता था सामने तो ये बोलना कि हम जो है कोर्ट के फैसले का समर्थन करेंगे, और पीछे से 25 वकील खड़े कर देना कि भैया ये मंदिर यहां नहीं बनना चाहिए। पहली दोहरी राजनीति। तो ये दोगलापन क्या, नया क्या है? अरे जब संसद के अंदर बोलना होता है वहां बोलते नहीं, संसद के बाहर पीसी करते हैं। पीसी में आपके ऊपर कोई मतलब प्रतिबंध नहीं है, आप कुछ भी बक सकते हो तो वो बोलेंगे। तो ऐसे बीजेपी उनका माइक बंद कर देती है सर। बीजेपी तो उनका माइक बंद कर देती है। वो तो यही आरोप लगाते हैं कि बीजेपी मेरा माइक बंद कर देती है संसद में। आप देखिए, अध्यक्ष जी ने कहा कि आपका माइक बंद नहीं हुआ है। आप वो रील देखिएगा, हाँ, देखिए सर, पूरी दुनिया ने देखी। कहते हैं कि मैंने आपका माइक बंद नहीं किया है, मगर फिर भी ये बोल रहे नहीं आपने बंद किया है, और वहां पे बत्ती जल रही है। तो मतलब आप किस लेवल तक झूठ बोल सकते हो? अच्छा राघवेंद्र भैया, नागरिक समझ रहा है, नागरिक ने राहुल गांधी जी को हल्का ले लिया है। वो भी चाहिए जी, इनके बिना तड़का नहीं रहेगा। ठीक है राघवेंद्र भैया, तड़का चाहिए। राघवेंद्र भैया ये बताइए, राहुल गांधी का माइक बार बार क्यों बंद हो जाता है? देखिए, राहुल गांधी क्या कहेंगे, उनका मानसिक स्तर ठीक नहीं है। अच्छा। पता नहीं कल ये कहने लग जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरा विवाह नहीं होने दे रहे हैं। तो इस तरह के हंसी मजाक, जिस पार्टी के कार्यकर्ता अपने जो है राहुल अपने नेता को सीरियस नहीं लेते हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि इस पर कोई डिबेट या कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। कल के माइक पे आके कहें कि भाजपा वाले मेरी शादी नहीं होने दे रहे हैं, तो अब ये हास्यास्पद नहीं है तो क्या है? लोकसभा देश का लोकतंत्र का सर्वोच्च सबसे बड़ा मंदिर है। वहां पर हर व्यक्ति को अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है। पूरा विश्व जिस पर निगाह लगाकर देखता है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरे विश्व में सबसे बड़ी भारत देश की है, तो निश्चित रूप से पूरा देश भी देखता है। और जहां देश देखता है वहां पर ये वार्ता ही नहीं करते हैं, और बाहर निकल के बताएंगे कि मेरा माइक बंद कर दिया, कल ये बताएंगे कि भाजपा के लोग मेरा विवाह नहीं होने दे रहे हैं। तो इनकी बातों का कोई लॉजिक नहीं है, और बिना लॉजिक और बिना सर पैर की पूरी कांग्रेस हो चुकी है। तो इसलिए निश्चित रूप से मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, तो हमें नहीं लगता कि इस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है। अच्छा आदित्य जी, आपको क्या लगता है कंगना रनौत का ये मुद्दा उठाने से, जेनजी गटर का ये मुद्दा उठाने से क्या लगता है कांग्रेस जो टारगेट लेके चल रही है राजनीति का वो बना पाएगी? पहला कांग्रेस को 1 मिनट भूल जाइए। मैं उन माताओं और पिताओं को बोलना चाहता हूं कि
आपके जो बच्चे हैं जो इतने सोशल मीडिया पे समय बिता रहे हैं, थोड़ा उनके साथ बैठिए। और बच्चों को भी बोलता हूं कि भाई रियल लाइफ जो है वो रियल लाइफ नहीं होता, और सोशल मीडिया में जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो एक किसी ने प्लांट किया है, उसको किसी ने वहां पे डाला है, उनका मंशा क्या है ये आपको सोचना है। आप में इतना बुद्धि और सामर्थ्य है कि आप सोच सकते हो, आप इस देश के भविष्य हो, आपको बहुत सतर्क रहना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने जो किया वो सही है गलत है ना, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोगों ने ऐसे गाली गलौज की है, अपने आप को उनसे अलग समझ लेना। आपका भविष्य बहुत अच्छा है, आप उस तरफ जाइए। अब कांग्रेस जो कह रही है वो अपने स्वहित में कर रही है, उसमें हमें कोई ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तो इस पे समय गंवाना भी व्यर्थ है। अच्छा राघवेंद्र जी, भैया एक बात बताइए, यहाँ पर प्रदर्शन में प्रधानमंत्री मोदी को जो है अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रधानमंत्री के लिए, उनकी स्वर्गीय माता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री खुद अपने पेज पर एक वीडियो डालते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वो तो हमारे ही देश के बच्चे हैं, हम उनको सजा देके क्या पालेंगे, उनको माफ करो। लेकिन कांग्रेस ऐसी चीजें कर रही है। यही चेहरा देश का आम जनमानस पसंद करता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कितने संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं, और आजाद भारत के इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री जो डायरेक्ट युवाओं से बात कर रहा है, डायरेक्ट आम जनमानस से बात कर रहा है, विषय को लेकर कितना मजाक उड़ाया। आप देखिए उस मन की बात को कि देश के उन कोनों में, देश के उन जगहों पर लोग किस प्रकार से स्ट्रगल कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उन विषयों को लाकर आम जनमानस को बताने का भी काम करते हैं सजगता के साथ में। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा कि मेरे ही देश के बच्चे हैं, निश्चित रूप से अशोभनीय कार्य किया होगा, लेकिन चूंकि इनको ठीक करने का प्रयास भी हमारा ही होना चाहिए, घर के गार्जियन का होना चाहिए, देश की सरकार का होना चाहिए। तो मैं इन सबको माफ कर रहा हूं, और मैं तो उनको बुला रहा हूं कि आप आइए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण की भूमिका में सजगता के साथ में आगे बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश के लिए 24-24 घंटे में 18-18 घंटे खप रहे हैं, किसके लिए खप रहे हैं? उनका कोई परिवार तो नहीं है? जो पूर्व की कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया, कितना देश को लूटा, ये बात करने के योग्य लोग हैं? इन्हीं के एक सांसद, बिहार से एक सांसद किस तरह से साधु संतों का अपमान कर रहे हैं, और कांग्रेस के राहुल गांधी जी उनको पैसा हाथ में दे रहे हैं। ये किस तरह का मजाक कर रहे हैं? इस पर भी सोचने का विषय, और देश सोच रहा है, देश इस विषय पर सोच रहा है कि एक और सरकार जहां पर सनातनियों को बढ़ाने का काम कर रही, उसी तरह से इन जैसे विपक्ष के सांसदों का इस तरह का प्रदर्शन, वो भी ऐसा सांसद जिसके ऊपर 41 मुकदमे हो, रंगदारी से लेकर न जाने कितने अभियोग पंजीकृत हैं, ऐसे व्यक्ति की तो कौन देख रहा है? देश इस सारी चीजों को नोटिस कर रहा है, और आने वाले समय में इसको जवाब देगा। अच्छा, लेकिन प्रदर्शन जो पप्पू यादव का भी प्रदर्शन रहा चंदा चोरी के मामले को लेकर, जिसमें वो भगवा पहन के दिखे, वो जमीन पर बैठे, एक तरीके से ये बातें बनी कि ये सनातन का मजाक बनाया जा रहा है, ये सनातन का मजाक बना रही है विपक्षी पार्टी। बहुत बड़ा घोर मजाक है। इस विषय को वो लोग उठा रहे हैं जो राम मंदिर को ना बनने के रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 25 वकील खड़े करते हैं। ये मजाक वो लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं 1992 नहीं भूला हूं, मेरे पिता के ऊपर रासुका जैसी कार्रवाई की गई थी, देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया था। 6 दिसंबर 1992 को मेरा घर घेरा गया था, मुझे याद है, मेरा भी बाल्यकाल था, मैंने प्रताड़नाएं देखी हैं। तो अगर आप राम के इतने बड़े शुभचिंतक थे तो मुलायम सिंह यादव ने उन राम भक्तों पर गोली चलाने का आदेश कैसे दे दिया, जिसमें लाखों युवाओं ने अपने शहादत देकर, आज वो मंदिर ऐसे नहीं दमक रहा है, आज वो मंदिर ऐसे नहीं विश्व का नेतृत्व कर रहा है, उस मंदिर के अंदर करोड़ों उन राम भक्तों की आस्थाएं जुड़ी हैं, तमाम ऐसी पुनीत आस्थाएं जुड़ी हैं, आत्माएं जुड़ी हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है। ये 2 कौड़ी के लोग क्या बताएंगे राम मंदिर के विषय में? जो राम मंदिर दर्शन करने से कतराने वाले लोग आज राम मंदिर का अगर हिसाब मांगने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझको बड़े शर्म सी आती है कि ऐसे लोग जिनके लिए राम काल्पनिक थे, राम सेतु काल्पनिक था, वो इस तरह का ड्रामा करके देश को बरगला नहीं सकते हैं। चलिए, मुझे सारी वो घटनाएं याद हैं। और
चलिए राघवेंद्र जी, आपका भी इतिहास रहा है राम मंदिर को लेकर। आपने बताया कि किस तरीके से आपके पिताजी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी अवैध तरीके से। मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये मुद्दे से जरा सा हटके है। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब आपको, आपके परिवार को, या जितने भी जो लोग राम मंदिर के समर्थन में खड़े थे, उनको कैसा महसूस हुआ होगा? देखिए, मैंने तो आपको बताया ना, क्योंकि राम मंदिर हम लोग सरकार में भी थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह तय किया था कि हम राम मंदिर के भव्य निर्माण को प्रत्येक राम भक्त के सहयोग से बनाएंगे जी। और निश्चित रूप से मैं इस बात में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, क्योंकि मैं कानपुर की धरा से आता हूं। कानपुर की धरती क्रांतिकारियों की भूमि रही है, और कानपुर की धरती ने 6 दिसंबर 1992 के उस बाबरी नाम के कलंक को जो उठाने का काम किया है, तो उस आंदोलन में कानपुर सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा है। तो निश्चित रूप से प्रत्येक राम भक्त ने अपनी क्षमता ना होते हुए भी अपने घर में रखा वो सारा पैसा राम मंदिर के लिए समर्पित किया है। आज उन लोगों को कहीं ना कहीं उनके पुरखों की आत्माएं भी तृप्त हो रही हैं कि जिन्होंने 6 वर्षों का संघर्ष इस देश ने देखा है कि ये स्थान नहीं तय हो पा रहा था कि वो स्थान क्या मंदिर के लिए उपयुक्त है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ है। ऐसे स्थान को चिन्हित करने के लिए देश ने 600 वर्ष इंतजार किया है। तो निश्चित रूप से इस तरह का प्रदर्शन उन लाखों राम भक्तों के हृदय पे कुठाराघात है, और आने वाला समय इसको जवाब देगा। चलिए ठीक है आदित्य जी, एक चीज गौर करने वाली ये है कि आजकल छोटे से छोटा मुद्दा जो है वो विपक्ष उठा रहा है। छोटे से छोटा मुद्दा कंगना रनौत के इस बयान का विवाद बना दिया, जिसको तोड़ मड़ोड़ के बताया जा रहा है। चाहे वो नीट पेपर लीक का मुद्दा हो, बेशक वो मुद्दा बहुत बड़ा था, लेकिन उसके छोटे छोटे मुद्दों को भी उठाने की कोशिश की गई। राम मंदिर से जब विपक्ष का कुछ नहीं हो पाया तो नीट पेपर की तरफ भागे। नीट पेपर से जब कुछ नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं संसद के बाहर बैठकर। केजरीवाल जी जो है वो E20 का रोनर हो रहे हैं। अब यहाँ पर कांग्रेस जो है वो कंगना रनौत के बयान को लेकर चल रही। क्या लग रहा है कि अब क्या विपक्ष के पास मुद्दा नहीं बच गया है? आपने ये सुना होगा राहुल गांधी बोलते हुए कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गया है। एक्चुअली क्या है, वो खुद की बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं। भारत में लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब मेरे ऑफिस में इधर गिधर मैं देखता हूं तो अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, मगर एम्प्लॉयमेंट तो है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जब इनके पास मुद्दा नहीं है, जब ये लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, जब ये चुनाव के माध्यम से सत्ता हासिल नहीं कर सकते हैं, तो ये उपद्रव करके ही अपना वजूद बता सकते हैं। जब बेरोजगारी उनके मन में है, उनके काम में है, उनके हर क्षण में है, तो क्या करेंगे? एक मुद्दा से दूसरा मुद्दा, दूसरा मुद्दा से तीसरा मुद्दा, ये तितली के जैसे उड़ते रहेंगे। और हमें ये देखकर हंसना पड़ेगा और इसकी मजा हमें लूटनी पड़ेगी। हम ये सब देख रहे हैं, ये मानसिक बेरोजगारी है और एक कार्मिक बेरोजगारी। अच्छा चलिए, दोनों से एक आखिरी सवाल पूछूंगा। पहले राघवेंद्र भैया आप देना जवाब कि क्या कंगना रनौत को जो ये बातें चल रही हैं, जो जबरदस्ती का मुद्दा बनाया जा रहा है, जो सारे जिंजी युवाओं को जो है इस मुद्दे में लेकर आया जा रहा है, जबरन लेकर आया जा रहा है, क्या कंगना रनौत को सफाई देनी चाहिए या माफी मांगनी चाहिए? ना सफाई देनी चाहिए, ना माफी मांगनी चाहिए, बल्कि उनको डंके की चोट पर यह कहना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वो गटर के कीड़े थे जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अशब्द कहा, वो गटर के कीड़े थे जिन्होंने संत प्रेमानंद जी के लिए अभद्र टिप्पणी की, वो गटर के कीड़े थे जिन्होंने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए, वो गटर के कीड़े हैं। और ऐसे गटर के कीड़े को हम सब फिनाइल और तेजाब डाल के मार देंगे। अच्छा आदित्य जी, सेम सवाल मेरा आपसे है। क्या कंगना, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप जनता के हित के हिसाब से बोलेंगे, क्या कंगना रनौत को यहाँ पर माफी मांगनी चाहिए या सफाई देनी चाहिए? उन्होंने अपने सफाई दे दी है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि मैं कुछ लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। वो कुछ लोगों में वो शामिल है जो गाली गलौज और अभद्र शब्द दे रहे थे। उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनके ऊपर FIR दर्ज किया जा रहा है। 2500 चार्जशीटर के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो जो हो रहा है वो पर्याप्त है।
मेरे ख्याल से इनको कुछ ज्यादा कम बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप को कहा है, और छात्र ये ना समझे कि वो उनके लिए लागू है। हमारे छात्र जो है सामर्थ्यवान है, वो उनमें बुद्धि है, वो समझ सकते हैं, उनके बोलने का ढंग अलग हो सकता है, मगर आप देखिए कितने ऐसे छात्र जो है वो इसके विरुद्ध बोल रहे हैं, जंतर मंतर के विरुद्ध बोल रहे हैं और देश के प्रति बोल रहे हैं। उनके आवाज हर वक्त सोशल मीडिया में पहुंचता नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया की एल्गोरिथम ऐसे बनाई गई है। तो जब इतने छात्र जो आलोचना करते हैं, उतना ही लोग जो है राष्ट्र के हित में बात कर रहे हैं। लेकिन और जो आदित्य जी नीट का जो समस्या है वो वास्तविक है और उस पे काम हो रहा है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि जो कहा गया है वो सही है, पर्याप्त। लेकिन आदित्य जी ताज्जुब की बात है, जिन छात्रों की आपने बात की जो जंतर मंतर के प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं, उनका ये कहना है सीधा सीधा कि हम गए थे जंतर मंतर, हमने कोशिश की, अभिजीत दिपके से बात करने की कोशिश की, हम घंटों वहां बैठे रहे, और वो नीट के छात्र थे। सोचिए, जिसकी अभिजीत दिपके लगातार आवाज उठाते आए, वही नीट के छात्र दूसरे चैनलों में जाकर उनको अपनी आवाज उठानी पड़ रही है और ये बोलना पड़ रहा है कि अभिजीत दिपके हमारी बात सुनने नहीं आए, कांग्रेस हमारी बात सुनने नहीं आई, आम आदमी पार्टी हमारी बात सुनने नहीं आई। तो ये पार्टियां बात सुन किसकी रही हैं, लड़ किसके लिए रहे थे? ये पार्टियां अपने अपने स्वहित के लिए काम कर रहे हैं। झारखंड के जो छात्र है वो आज भी अनशन पे है, कोई उनके ओर देख नहीं रहे। जब मैं गया था जंतर मंतर पे, नीट का एक भी मुद्दा वहां उसकी बात नहीं हुई थी। वहां तो अनेक मामलों का बात हो रहा था। तो ये जब नीट इसका लक्ष्य है ही नहीं, इसका लक्ष्य सिर्फ एक ही है, जो चुनाव से पा नहीं सकते वो अराजकता से पाना चाहते हैं। राघवेंद्र जी ये बताइए, राहुल गांधी प्रदर्शन में तो नहीं पहुंचे, चलिए उन्होंने अपनी पार्टी लेके पीएम आवास के बाहर खड़ी कर दी और डिटेन हुए, जबकि वो इस बात को जानते थे कि पीएम आवास के बाहर कोई भी हरकत करने पर सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री है भैया देश के। तब भी राहुल गांधी ने ये किया। अब जेनजी के दोस्त बता रहे हैं, खुद को छात्र बता रहे हैं, क्या सीखना चाह रहे हैं राहुल गांधी? अब देखिए, राहुल लग रहा है कुछ कनेक्शन इशू की वजह से राघवेंद्र जी की आवाज नहीं आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, सीधे साफ ये समझ में आता है कि यहां पर जितनी भी चीजें हुई, कंगना रनौत के बयान को जितना भी तोड़ मोड़ कर बताया गया, कंगना रनौत के उनको माफी मांगने के लिए बोला जा रहा है, यह भी बोला जा रहा है कि युवा नाराज है। कौन से युवा है वो? ये वो युवा है जो जंतर मंतर पर खड़े थे, ये वो युवा है जिनकी आवाज खुद विपक्षी दल नहीं सुन पा रहे थे, या ये वो युवा है जो प्रधानमंत्री का ये रैपिड एक्शन फोर्स, ये जो रैपिड टास्क फोर्स लगाई जा रही है शिक्षा को लेकर, इतने बदलाव किए जा रहे हैं, एनटीए में इतनी छटाई हुई है, अब सारी चीज़ों को जो बदलने की कोशिश की जा रही है, जिनकी सराहना कर रही है वो छात्र हैं। एक तरफ करोड़ों युवाओं का आत्मविश्वास है, तो दूसरी तरफ उनके बारे में बनाई जा रही नई धारणाएं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या पूरी पीढ़ी को एक बयान से परिभाषित किया जा सकता है, या फिर हमें युवाओं को सुनने की जरूरत है, उन्हें लेबल देने की नहीं। तो चलिए, फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।